गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारी क्लास बेटा हम स्टार्ट करेंगे और आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है बेटा संचयी आलेख, यानी कि कम्युलेटिव जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है। सही है। कम्युलेटिव रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा अगर हम देखते हैं तो कह रहे हैं विद्यालय प्रत्येक बच्चे का एक संचयी आलेख रखता है। इन सभी रिकॉर्डों को एक विशेष कार्ड के रूप में दिया जाता है जिन्हें संचयी आलेख के नाम से जानते हैं। मीन्स कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, स्कूल के पास एक अलग तरीके का रजिस्टर होता है जिसमें बच्चों के बारे में, बच्चों की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको रिकॉर्ड रखता है लिखित रूप में। उसको कम्युलेटिव रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं या फिर संचयी आलेख बोलते हैं। कह रहे हैं जोन के अनुसार सही है जी, संचयी आलेख वे है जिसमें एक विद्यार्थी का स्कूल के प्रथम दिन से लेकर सही है जब तक वो स्कूल के अंदर उपस्थित है उसकी उपलब्धियाँ क्या क्या रही होंगी, उसकी उपस्थिति, उसका स्वास्थ्य, उसका जितना उनने एग्ज़ाम्स में मार्क्स लिए वो, उसका सुरक्षित डाटा जो है वो रखा जाता है। कह रहे हैं ऊपर दी गई परिभाषा से ये भी स्पष्ट होता है कि इस कार्ड में बच्चे के शैक्षिक और जीवन के बारे में सारी सूचनाएं मौजूद होती हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धियों को भी बताया जाता है। इस संचयी कार्ड में विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षा के विभिन्न चरणों से संबंधित चीज़ें लिखी हुई होती हैं। कह रहे संचयी आलेख विद्यार्थियों की विभिन्न कक्षाओं में अर्जित प्रकृति को भी दर्शाता है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती थी तो आपका रिपोर्ट कार्ड कम्युलेटिव रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एक स्कूल में कितने सालों से पढ़ रहे हो तो आप वहाँ जाते हो तो वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में होता है वो आपका टोटल यही लिखा होता है कि आप जब तक यहाँ थे तो आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही होंगी। तो ये आपका संचयी आलेख कहला जाता है। इसमें केवल आपके मार्क्स नहीं होते, आपके अचीवमेंट्स के बारे में भी लिखा होता है, आपने किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेशन किया होता है उसका भी पता होता है। इवन आपकी शैक्षिक दशा के बारे में बताते हैं। अगर आपने मान लो एक स्कूल में 5 साल पढ़ाई करी है तो 5 साल में उन्होंने आपका संचयी आलेख ज़रूर बनाया होगा, यानी कि उनके पास आपका कम्युलेटिव रिकॉर्ड ज़रूर होगा। कह रहे हैं विद्यार्थियों से संबंधित कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। इसमें क्या क्या होता है, पहचान संबंधी जो है विवरण दिया जाता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित सूचनाएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं होती हैं। जैसे आजकल तो बहुत ट्रेंड में है, इवन रिपोर्ट कार्ड बनते टाइम में भी आपसे जो है आपका टीचर ये बोल देता है कि मैं जो है रिपोर्ट कार्ड पर आपका ब्लड ग्रुप, वेट, ये सारी चीज़ें लिखूंगा तो आप बीओमास जो है चेक करा कर लाओ। सही है। तो आपने देखा ही होगा आजकल तो रिपोर्ट कार्ड पर आपका ब्लड ग्रुप भी लिखा होता है, आपका हाइट भी लिखी होती है, आपका वेट भी लिखा होता है। सही है। मनोवैज्ञानिक तथ्य भी लिखा होता है कि बच्चा जो है वो दिमागी रूप से कैसा है, किस तरीके का है। विद्यालय शैक्षणिक उपलब्धियां भी मौजूद होती हैं कि बच्चा फर्स्ट आया था, सेकंड आया था, बच्चे ने कौन सी चीज़ में कितना पार्टिसिपेशन किया था, कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहा है या कैसी कैसी चीज़ें कर रहा है। पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भी प्रदर्शन होता है और व्यक्तित्व के लक्षण भी होते हैं यहाँ पर। बेटा इतना आप कंप्लीट करोगे, ये तो था आपका कम्युलेटिव जो है एक तरीके का रिकॉर्ड। और ये कम्युलेटिव रिकॉर्ड जो है इंपॉर्टेंट होता है, हर स्कूल के पास आपका होगा ज़रूर। सही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वे आपके बारे में हर तरीके की जानकारी रख सकें, और वो हर तरीके की जानकारी किससे रिलेटेड होगी, आपके एकेडमिक से रिलेटेड होगी, यानी कि आपकी शैक्षिक दक्षता को दर्शाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। सही है। सेल्फ असेसमेंट और फीडबैक का मतलब क्या होता है। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, जब हम खुद से ही अपने आप को जज करने लगते हैं। और फीडबैक क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप कहीं पर भी गए तो उसके अलावा आप कौन कौन से पॉइंट्स है, किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं आप देखना चाहते हो या फिर उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो कि इसमें कुछ बुरा है तो उसको ठीक कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। ये सिंपल इनके बीच में डिफरेंसेस होता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी के तौर पर हम इनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए दोनों एक तो मूल्यांकन का ही एक तरीका है। सही है। फीडबैक भी मूल्यांकन का ही तरीका होता है, इवैल्यूएशन ही एक तरीके का फीडबैक भी, और सेल्फ असेसमेंट तो है ही फीडबैक आपका एक तरीके का, इवैल्यूएशन है ही। तो मूल्यांकन से संबंधित चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है कि बच्चा जो है वो आत्म आंकलन के लाभ उठाता है। मतलब अपने आप ही अपने आप को आंकलन करेगा कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं, कैसी कमियाँ हैं। तो बच्चा अपनी कमजोरियों को जानकारी प्राप्त कर सकता है, इसकी वजह से शैक्षिक उपलब्धि के बारे में जान सकता है, मापदंड जान सकता है कि मैं ऐसी कौन सी गलती करता हूँ जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट जाते हैं, या मेरे अंदर कौन सा मेरा एक पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीकर पॉइंट है जिस पर मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। मान लो मेरा ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो ख़राब है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो सकता है कि मेरे मैथ्स में जो है डिवाइड अच्छा ना हो, मेरा मल्टीप्लाई अच्छा है चाहे प्लस अच्छा है। मतलब ये चीज़ें बच्चा अपने आप पता लगा सकता है। बच्चों के विकास में सहायक चीज़ें भी बच्चा पता लगा सकता है कि मैं कौन सी चीज़ों को पढ़कर कितना अच्छा गेन कर सकता हूँ। सही है। अध्यापक में मधुर संबंध किस तरीके से स्थापित करना है इसके बारे में पता लगा सकते हैं। आत्मविश्वास भी बच्चे को जो है सेल्फ असेसमेंट से स्थापित होता है। कैसे बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जब वो अपनी चीज़ों को जज करता है ना। देखो एक चीज़ है, जो अगर आप टीचर बन जाओगे आप भी सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे। जब भी आपका पेपर चेक होता है, स्कूल में जब चेक होता था तो आपको आपकी शीट्स दिखाई जाती थी, है ना, और आपसे बोला जाता था कि देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसका मतलब ये है कि बच्चा अपनी शीट को पढ़े, वो देखे कि टीचर ने जहाँ मेरे नंबर काटे हैं मैंने ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से वहाँ पर नंबर मेरे कट
गए जो कि नहीं कटने चाहिए थे। इसी को सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। बच्चा खुद को भी जज करता है अपनी शीट को देखकर, अपने आंसर्स को देखकर, सही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो है आत्मांकलन की कुछ बाधाएँ भी होती हैं जी, बाधाएँ भी होती हैं। बाधाओं का मतलब होता है बैरियर्स, कि सेल्फ असेसमेंट में क्या क्या बैरियर आ सकता है। तो बच्चों का जो है ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा अपने आप को सेल्फ असेस कर सके, तो उसकी जो क्षमताओं का जो अभाव होता है उसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम आने लगती है। मतलब लैक ऑफ एबिलिटी अगर ना हो तो भी दिक्कत आने लगती है, सही है। आत्ममूल्यांकन के प्रति जो है संचेत ना होना, सही है, ज़रूरी नहीं है उनको। कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि अपने आप को सेल्फ असेस करना कैसे है, सही है। दूसरों को देख देख कर करना शुरू कर देते हैं, पूरा प्रोसेस पता नहीं होता और वो डिटेल नॉलेज अपने बारे में जान नहीं पाते। वो प्रयोग एक तरीके का फेल हो जाता है, सही है। बच्चों की हमेशा जो उत्साह होता है ना, वो जो होता है उनका शैक्षिक उपलब्धि के प्रति उत्साह की कमी होती है। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा चाहेगा कि मैं क्लास के अंदर फर्स्ट आऊँ, कुछ नहीं भी चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें आने लगती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है जी, इनको जागृत कैसे कर सकते हैं, सुझाव क्या क्या हैं। मतलब बच्चों को अगर हमें सेल्फ असिस्ट बनाना है, हम चाहते हैं कि बच्चा अपना आत्म आंकलन खुद करने लग जाए, अपना मूल्यांकन खुद करे, तो उस केस में कैसे कर सकते हो। तो बच्चों के प्रति क्या करो, रुचि उत्पन्न करो, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करो, मोटिवेट करो बच्चों को, समस्या समाधान की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराओ, ताकि बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बन सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा तो अपनी चीज़ों को भी जज करना शुरू कर देगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। और लगातार जो है प्रतिपुष्टि भी देते रहो बच्चों को कहीं ना कहीं कि नहीं जी ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, और बच्चों के व्यवहार में भी उचित बदलाव लाओ, ताकि बच्चा जो है पॉजिटिव चेंजेस को देख सके, किसी और चीज़ को चेंजेस ना देख सके। अब बात करते हैं अचीवमेंट टेस्ट की। उपलब्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है। तो बच्चा किस तरीके की चीज़ों को, उपलब्धियों को हासिल कर रहा है, बच्चा क्या अचीव कर रहा है, उसको पता लगा सकते हैं हम अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू। अचीवमेंट टेस्ट ये जो जितने भी टेस्ट हैं आपके, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। टेस्ट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है आपको, सही है। कहते छात्रों के परफॉर्मेंस को जांचने के लिए मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके के टेस्ट बनाए। कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट भी होते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ होती हैं। इन साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहला टेस्ट होता है आपका उपलब्धि निरीक्षण, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट। कह रहे हैं इसके द्वारा किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए और मार्क्स और कौशल को मापा जाता है, सही है। मतलब छात्र के अंदर कितने भी तरीके की चेंजेस आ रहे हैं, किसको लेकर, उसके एकेडमिक्स को लेकर, या हमने कितनी स्किल्स को सीख लिया है, यही क्या कहलाया जाता है, उसका अचीवमेंट टेस्ट कहलाया जाता है कि उन्होंने अचीव क्या करा, सही है। तो इसकी कुछ परिभाषाएं कह रहे हैं, मानकीकृत शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण द्वारा पाठ्यचर्या के अधिकतर स्कूल में सामान्य है में छात्रों के शिक्षण की मात्रा को मापा जाना। मतलब ज़्यादातर अगर हम देखें तो पढ़ाने का जो तरीका होता है स्कूल्स में, ऑलमोस्ट सब तरीके का सेम प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं, सेम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, बट उसमें वहाँ रहकर बच्चा कितना सीख पा रहा है उसका मापन करना, यानी कि उसको नापना ही क्या कहलाया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट कहलाया जाता है, सही है जी। एक और डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, कह रहे हैं उपलब्धि परीक्षण जो है, अगर हम बात करें शैक्षिक उपलब्धि परीक्षा, एक ऐसा परीक्षण है जिसके द्वारा कोई विशिष्ट या विषयों के समूह में अर्जित किए गए ज्ञान, बोध और कौशल को मापा जा सकता है। मतलब अचीवमेंट टेस्ट जो होता है, इसके थ्रू हम बच्चे की स्किल्स को नाप सकते हैं, पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेकर भी, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेकर भी, या ज़रूरी नहीं है जनरल पॉइंट्स को लेकर भी हम बच्चे को जज कर सकते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, क्या क्या होते हैं, कह रहे हैं उपलब्धि परीक्षण से छात्रों द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में अर्जित निपुणता तथा ज्ञान को जो है नापा जा सकता है। जब छात्र अपने विशेष प्रशिक्षण और बुद्धि के फलस्वरूप हम विशेष क्षेत्र के ज्ञान को अर्जित करने का दावा करते हैं, तो उस दावे को जांचने के लिए ही अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है। अब मान लो मैं बोल दूँ मैं तो बहुत अच्छी साइंस की टीचर हूँ, मुझको कैसे नापोगे जी, सही है। आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जो साइंस से रिलेटेड हो गया, अगर मैंने आंसर दिए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने उस क्षेत्र के अंदर उपलब्धि प्राप्त की हुई है। अब एक स्विमर को अगर आप चैलेंज करोगे तो पहले स्विम करके दिखाएगा ना आपको, हाँ जी मैं स्विम कर सकता हूँ, अच्छा स्विमर हूँ, तो उस केस में ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। अलग अलग उपलब्धियाँ, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। विशेषताएं क्या होती हैं, कह रहे हैं उपलब्धि परीक्षण विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को मापने का साधन है, शैक्षिक उपलब्धि को मापने का भी साधन है, ज्ञान को नापने का भी साधन है, उसके कौशल को भी नापने का साधन है कि उतने कितने स्किल्स को सीख लिया है, कितनी स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो चुके हैं। कह रहे हैं ये विद्यार्थियों के ज्ञान व सूझबूझ का मापन होता है कि बच्चों के अंदर कितना ज्ञान आया है, बच्चा कितना सूझबूझ से समझ पा रहे हैं चीज़ों को। कह रहे हैं ये अध्यापक के कार्य के मूल्यांकन को आधार प्रदान करता है। इसे शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया के परीक्षण द्वारा बनाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर ही परीक्षण किया जाएगा, अलग से नहीं कर सकते। करिकुलम को तो हमें इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, मतलब एक तरीके का हम इसे करिकुलम का पार्ट भी मान सकते हैं। उद्देश्य केंद्रित होता है। आप अचीवमेंट टेस्ट तभी करोगे जब आपको देखना होगा कि किस चीज़ की उपलब्धि के बारे में आप जांच करना चाहते हो बच्चे की। बिना उद्देश्य के तो आप कोई जांच कर ही नहीं सकते, जांच का कोई महत्व ही नहीं होता जब तक आपके पास कोई एम ना हो, कोई उद्देश्य ना हो। यहाँ पर एम क्या होगा, बच्चों के ज्ञान की, उनकी क्षमता और उनके कौशल के बारे में जाँच करना, सही है।
विद्यार्थी की क्षमता का भी मापन किया जा सकता है। सही है। विषय सामग्री जो है इसमें व्यापक होती है, पाठ्यक्रम वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। ये परीक्षण जो है व्यवहारिक दृष्टि से भी उपयोगी होता है, मतलब इसमें हम बिहेवियर को भी जज कर सकते हैं एक हद तक बच्चे के। सही है जी। अब इस टेस्ट के उपयोग मतलब कहाँ कहाँ पर ये उपयोग हो सकते हैं। तो विषय के उद्देश्यों की प्राप्ति है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। विषय के उद्देश्यों का वर्गीकरण करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जब अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है तो पता लगता है बच्चे के अंदर कौन कौन से कौशल आए हैं, तो उससे पता लग जाता है कि किस तरीके के उद्देश्यों को हम बांट सकते हैं। सही है। बच्चे के अंदर कौन सा हमें बोध जो है वो लाना है। कह रहे हैं पिछड़े बालकों की पहचान भी इसके थ्रू हो सकती है। ऑब्वियसली बात है, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, देखते तो पता लग नहीं सकता कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट, कौन सा बच्चा जो है वो वीकर है, कौन सा बच्चा जो है वो एवरेज में आता है। आप जो है किसी भी बच्चे को देख लो जो क्लास में बहुत ज़्यादा आंसर्स देते हैं ना, बेसिकली वो रिटर्न में इतना अच्छा नहीं हो पाते जितना वो ओरल टेस्ट में अच्छा होता है। तो अगर कोई जवाब दे सकता है, हमारे प्रति रिस्पॉन्स को शो कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है रिटर्न टेस्ट में भी अच्छा देगा, उसके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। तो इन सारी चीज़ों का पता जो है कि क्लास में बच्चे कौन से लेवल का है, किस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन से बच्चे में किस चीज़ की कमी है, सबके बारे में भी जो है आपका अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू भी पता लग जाता है। योग्यताओं की भी सूझबूझ आ जाती है, प्रगति का ज्ञान पता लग जाता है, एक हमें बेसिस ऑफ गाइडेंस मिल जाती है, परामर्श का आधार मिल जाता है कि अगर हम इनके पेरेंट्स को इनके बारे में कुछ परामर्श दे रहे हैं, कुछ चीज़ें बता रहे हैं, तो वो किस बेसिस पर बताएंगे, वो सारी बातें भी हमें पता लग जाती हैं। अब पीटीएम में अगर पेरेंट्स से क्या हम कैसे बताएंगे, पेरेंट्स से हम क्या बोलना चाहते हैं। सही है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ होती हैं। सही है जी। 10-12 यहाँ पर 9 चीज़ें लिखी हुई हैं, 9 है, आप इनमें से कोई भी 6-7 पॉइंट्स को याद कर लोगे तो शायद आपका कंप्लीट रहेगा। बेटा पॉइंट्स ही आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, चाहो तो पॉइंट्स भी आप बना सकते हो, बट आप ये ध्यान रखें कि जब भी कोई लेंथी क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप उसकी हेडिंग बनाओ, हेडिंग को डिफेंस करो, तब आगे बढ़ जाओ। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही होता है, इसी में नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम। ये इवैल्यूएशन का ही टाइप है बेटा, मूल्यांकन करने का अलग अलग तरीका है। ग्रेडिंग सिस्टम आप जानते ही हो, अभी 2 साल पहले ही खत्म हुआ है। जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, पहले ग्रेड्स आते थे, A ग्रेड, A1 ग्रेड, B1 ग्रेड, ऐसे करके ग्रेड्स आते थे। तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर हम ग्रेड्स देते हैं, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हम मार्क्स को शो करते हैं, वो ग्रेड्स खिलाए जाते हैं आपके। कह रहे हैं इस प्रणाली में अंक प्रणाली से उपयुक्त समझ जाता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें एडवांटेजेस क्या होती है ग्रेडिंग सिस्टम में, तो सबसे पहली एडवांटेजेस तो ये होती है बेटे बच्चे ना ज़्यादा पास हो जाते हैं ग्रेडिंग सिस्टम में, मार्क्स में हम फेल कर देते हैं, ग्रेडिंग में पास नहीं हो पाते। दूसरा क्या होता है, अगर हम यहाँ पर देखें, कह रहे हैं उत्तरीय उपलब्धि विशेष के लिए सही कितने अंक दिए जाएँ, इसकी अपेक्षा पक्षपात और आत्मगतता या आवश्यक अंकुश लगाते हुए ग्रेड प्रदान करना अधिक आसान और युक्तिपूर्ण होता है। मतलब पहले एक नंबर आ जाती, नंबर से बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना पैदा होती थी, बच्चों के साथ पक्षपात किया जाता था। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम में ऐसा कोई पक्षपात देखने के लिए नहीं मिलता है ना। मूल्यांकन चाहे अलग अलग हो, परीक्षकों द्वारा हो, लेकिन इस तकनीक द्वारा ये जो है काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय आधार माना गया था। अंक प्रणाली में 1, 2, 3 अंक इधर उधर हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी, पहले बच्चे क्या होते थे, कॉम्पिटिशन के लिए अग्रसर होते थे, उनके अंदर क्रेज़ होता था कि भाई हमें तो नंबर मिलेंगे, हम फर्स्ट आए हैं, हम सेकंड आए हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का हिसाब ही खत्म हो गया। भाई 91 से 100 तक जितने सारे ए ग्रेड के अंदर आ जाते हैं। अगर आप किसी का ग्रेडिंग कार्ड उठाकर देखो 10th क्लास का, 12th क्लास का बोर्ड का, तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि वहाँ पर 91 से लेकर 100 तक के मार्क्स वालों को A1 ग्रेड बोला जाता है। तो अब क्या सबको A1 ग्रेड बोल देंगे, इसका मतलब तो ये हो गया जी गधे घोड़े सब एक ही लाइन में होगा सारे के सारे। सही है। तो सारे के सारे एक लाइन में होगा, तो इससे फ़ायदा किसका हुआ, जो बच्चे पास नहीं हो सकते तो वो पास हो गए, लेकिन जिनको कॉम्पिटिशन था, जो एक्चुअली पढ़ना चाहते थे किसी पर्टिकुलर उपलब्धि के तौर पर, वो लोग नहीं पढ़ सकते, उनको दिक्कत आने लगती है। तो 2 तरीके का ग्रेडिंग सिस्टम होता है, एक होता है निरपेक्ष और एक होता है सापेक्ष। निरपेक्ष में देखो O ग्रेड दिया जाता है जिसके 80% से या उससे ज़्यादा नंबर आते हैं, 70 से 79 तक यहाँ तक देखो आपको दिया गया है। कह रहे हैं निरपेक्ष ग्रेडिंग का दूसरा रूप मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग कहलाया जाता है। इसमें परीक्षण का कठिनाई स्तर कैसा है तथा विद्यार्थियों से किस प्रकार की अधिगम निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। सही है। सिंपली अगर हम बात करें बेसिकली, सही है। तो इसके आधार पर ग्रेड देने का काम किया जाता है। कह रहे हैं O का मतलब होता है बहुत ही अच्छा या फिर उत्कृष्ट, आउटस्टैंडिंग, सही है, अबव एवरेज, एवरेज, ये सारी अलग तरीके के जो है ग्रेड हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो सापेक्ष ग्रेडिंग जो मेथड होता है आपका, रिलेटिव ग्रेडिंग मेथड, इसमें जो है बच्चे का इस तरीके का स्तर नहीं दिखा जाता। खासतौर से सिद्धांत जो है वो अनुष्करण की प्रक्रियाओं पर आधारित होता है कि बच्चों की जो है किस तरीके के बच्चों के अंदर परसेंटेज आ रही है। वो परसेंटेज पे था तो सही, लेकिन इतना नहीं था वहाँ पर बच्चों का हम जो है कमज़ोर और ये सब नहीं दे पा रहे थे, मतलब बच्चों को वहाँ पर हम जो है बांट नहीं रहे थे। यहाँ पर बच्चे कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से भी ग्रेडिंग मिलना शुरू हो जाती है। जैसे O कह रहे हैं कक्षा या समूह के शीर्षक 70%, A वाले होते हैं कक्षा या समूह के शीर्षक से नीचे 24% वाले। कह रहे हैं इन्हें क्या होता है, विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें ये ग्रेड दिया जाता है, सही है, जिन्हें ये ग्रेड दिया जाता है वो जो है 7% से होते हैं। तो थोड़ा उल्टा भी हो सकता है, सबसे नीचे वाले हो
सकते हैं, उससे ऊपर वाले भी हो सकते हैं। कह रहे हैं ये विशेष उपलब्धि से रिलेटेड होता है। ऊपर वाला जो था, जो निरपेक्ष वाला था, वो विशेष से रिलेटेड नहीं होता, ये किसी पर्टिकुलर विशेष से स्पेसिफिक चीज़ों से रिलेटेड होता है। इसलिए निरपेक्ष वाला ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा होता है, सापेक्ष वाला ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की, जहाँ पर क्रेडिट दिए जाते हैं। सही है, CBS CS जैसे यहाँ पर चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है। आप सिंपली जो है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम को ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहा होगा तो उसे समझ आएगा कि उसके पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में ना कुछ एक ग्रेड होते हैं, क्रेडिट होते हैं, 7 क्रेडिट का, 8 क्रेडिट का, 14 क्रेडिट का, एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है, 2 करना है। ये जो NIOS वाले होते हैं जो ओपन से पढ़ते हैं ना, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलती हैं। बेसिकली क्या होता है, कह रहे हैं क्रेडिट आधारित व्यवस्था विज्ञान पर आधारित व्यवस्था है, क्योंकि इसमें विभिन्न कार्यक्रमों को उनकी उपयोगिता के आधार पर क्रम दिया जाता है। किसका जितना ज़्यादा यूज़ है उसका ज़्यादा क्रेडिट होंगे, जिसका कम यूज़ होगा उसके क्रेडिट कम होंगे, लेकिन आपको ओवरऑल पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। सही है, ये क्रेडिट सिस्टम कहलाया जाता है जी आपका। सही है, क्रेडिट सिस्टम को समझने का बहुत अच्छा तरीका है, आप किसी भी इग्नू की मार्कशीट को उठा लो, वहाँ पर ना क्रेडिट ही लिखे होते हैं। जब भी आपसे कोई सब्जेक्ट चूज़ करवाएंगे ना, तो वहाँ पर लिखा होता है ये 14 क्रेडिट का, ये 7 क्रेडिट का, ये 10 क्रेडिट का, या 12 क्रेडिट वाला आपके लिए कंपलसरी है, ऐसे करके चीज़ें लिखी होती हैं। तो कह रहे हैं CBCS आज की नई पीढ़ी की आशाओं के अनुरूप है, क्योंकि इसमें ना केवल उभरते हुए समाज की ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है, बल्कि अपितु उसमें शैक्षिक और व्यावसायिक ज़रूरतों को भी ध्यान दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें, CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है एक तरीके का। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी इच्छा अनुसार अपने विषयों को चूज़ कर सकता है, ये आप मान के चलें। सही है, इसकी कुछ विशेषता होती हैं। कह रहे हैं इस व्यवस्था में एक शैक्षिक कार्यक्रम के सभी तत्वों को क्रेडिट में बांट दिया जाता है। सही है, जैसे पुस्तकें अलग होंगी, समय अलग होगा, शोध निबंध अलग होंगे। क्रेडिट व्यवस्था गुणवत्ता की समानता को निश्चित नहीं करती। सही है, अगर हम बात करें कितना चीज़ें कैसे कैसे आ रही हैं उसको नहीं कर पाएगी। प्रोसेस क्या होता है, कह रहे हैं इसमें एक सेमेस्टर में प्रत्येक कार्यक्रम द्वारा अर्जित की गई जो है क्रेडिट का उल्लेख होता है, और ये सब कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हैं। सही है, 2 से 3 घंटे का कार्य होगा तो उसका अलग क्रेडिट हो जाएगा, बाद में क्रेडिट किसी दूसरे क्रेडिट के साथ जो है वो जुड़ जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी इच्छा पर, आपकी क्या विषय, आप कौन सा विषय लेना चाहते हो। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है BA कर रहे हो और जो है इंग्लिश से, तो उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग सबके क्रेडिट होते हैं। आपकी इच्छा है आप इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहते हो, अपने जो है क्षमताओं के अनुसार, अपनी एबिलिटीज़ के अनुसार कि आपके अंदर कितना कौशल है, आप कितनी चीज़ों को ठीक तरीके से देख पा रहे हो। पेपर ऑफ स्टडीज़ अगर हम बात करें तो सामान्य पेपर होते हैं जी, कोर प्रश्न पत्र होते हैं, ये आता नहीं है, बताइए इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। सही है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरिट्स इंपॉर्टेंट है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की, वो आप थोड़ा पढ़ लेना, चैलेंजेस भी पढ़ लेना। अब बात करते हैं सेमेस्टर प्रणाली, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होती है सेमेस्टर प्रणाली, सही है, क्रेडिट वालों को ही सेमेस्टर प्रणाली बोलते हैं। एक तरीके से दोनों एक दूसरे के जो है इच्छुक हैं, लेकिन सेमेस्टर प्रणाली में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि सेमेस्टर प्रणाली में सेमेस्टर बांट दिए जाते हैं। एक साल को 4 सेमेस्टर्स में या 3 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर में बांट दिया जाता है, ताकि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना पड़े कि वो बहुत सारे विषयों को एक साथ पढ़ें। सेमेस्टर में कुछ कुछ विषय दे दिए जाते हैं कि हाँ आपको इतने सेमेस्टर तक, मतलब इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर इन विषयों को कंप्लीट करना होगा, ताकि आप जो है विषयों के बारे में अधिक जानकारी ले सकें, आपका ज्ञान का अर्जन हो और आपके कौशल का भी विकास होता हुआ नजर आए। तो मेरिट सेंस के यहाँ पर आप सेम एज इट इज़ मेरिट्स को पढ़ लेना और समझ आ जाएगा। कह रहे हैं ज़्यादा सुविधा प्रदान करते हैं, इसमें विद्यार्थी अपनी गति और क्षमता के अनुसार कार्य कर सकते हैं, है ना, आज़ादी से चीज़ों को चुन सकते हैं। मूल्यांकन की तकनीकी में भी यहाँ पर परिवर्तन रहता है। नेक्स्ट आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन ये भी बेटा जो है आपका रेयर ही आता है, सब कुछ आपको इसके बारे में पता होगा। ऑनलाइन अगर कुछ हो रहा है, समय की बचत हो जाती है, मानव शक्ति की कम आवश्यकता होती है, कागज़ का प्रयोग नहीं होता, पर्यावरण भी बच जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें दोष क्या हो सकते हैं, तो कंप्यूटर का ज्ञान इसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है, लेखन कला में कमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अधिक से अधिक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है ना, और बिजली का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे प्रश्न बैंक में आ जाओ। प्रश्न बैंक क्या होता है, जो आपको स्कूल में पेपर दिए जाते थे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, मूल्यांकन का देखना कि कितना है, विद्यार्थी में सतत मूल्यांकन लाना, पर्यावरण के प्रति उनको जो है अच्छा करना, जैसे अंग्रेजी या फिर इन बाकी 40 चीज़ों में एग्जाम्स होते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा भी, हाल फिलहाल में लॉकडाउन में भी जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ओपन बुक एग्जामिनेशन टेस्ट को बोला था। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, आप किताब लेकर जाओ, सामने से देखो और लिखते चले जाओ। तो ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होती है, जो सिस्टम जो होता है, इसके काफ़ी सारे दोष होते हैं। इससे बच्चों को जो है ना काफ़ी अच्छा आता नहीं है, इवन नकल पर ज़्यादा उनका जो है ध्यान रह जाता है। अगर खुली पुस्तक परीक्षा हो रही है, ओपन बुक एग्जामिनेशन जो होता है खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली कहलाई जाती है। इससे बच्चों का हम विकास नहीं कर सकते जी, सीधी सी बात यह है। अगर हमें बच्चों का विकास करना चाहते हैं हम, तो हमें कहीं ना कहीं ओपन बुक एग्जामिनेशन को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को केवल नकल करनी पड़ती है और नकल से बच्चा कुछ भी चीज़ें नहीं सीख सकता। तो ये अलग अलग यहाँ पर देखो, साइंस विज्ञान अलग अलग चीज़ों को कुछ दे रखा है।
तो आपको इतना पढ़ना नहीं है ये वाला, बट आपको ये पता होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है। भैया परीक्षाओं में लचीलापन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिमांड का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो बिना परीक्षा के तो हम परीक्षण कर नहीं सकते। बच्चे के अंदर कितनी खामियाँ कितनी चीज़ें हम उसको पता नहीं लगा सकते। वो तभी पता लगा सकते हैं जब बच्चा जो है ये एग्ज़ाम दे रहा होगा। तो इसके कुछ मांग के जो है लाभ भी होते हैं। शिक्षार्थी में तनाव की कमी कम हो जाता है, तनाव जो होता है वो कम हो जाता है अगर डिमांड हो रही है, सही है, एग्ज़ाम्स की। कह रहे हैं परीक्षा के लिए उचित तैयारी की सुविधा मिल जाती है उस टाइम पर, सही है जी। उसके बाद जो है शिक्षित व्यक्तियों में बुद्धि आना शुरू हो जाती है, सही है, बुद्धि का अर्जन हो जाता है। दोष भी हो सकते हैं, कुछ दोष भी लिखे हैं। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम्स में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता बट दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट जो है वो ये है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग, सही है जी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। आज मैं आपको नोट्स भेजूँगी इसके साथ डायग्नोस्टिक टेस्ट के और रेमेडियल टीचिंग के। ये आप नोट्स कॉपी कर लेना, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वालों के लिए सफिशिएंट है और ये एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे आपका बेटा नेक्स्ट मंथ तक ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सही है, एग्ज़ाम से रिगार्डिंग।